Very good afternoon to all of you beta. As per the last class बच्चे कुछ थ्योरी हमने स्टार्ट की थी चैप्टर सेकंड की, उसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। और फिर इसके बाद बेटा 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए सेंड किए थे। अगर उनमें कोई डाउट है तो बेटा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद बेटा वी विल स्टार्ट फ्रेश प्रैक्टिकल। बट पहले थ्योरी का बेटा कुछ चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूँ आज, जो हमारा रह गया था। एक सेकंड बेटा देख लेता हूँ सभी बच्चे ज्वाइन कर लिया सबने जी। जी बेटा। सो हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन थी बेटा, दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इससे पहले हम लोगों ने सेल एज वेल एज सेल रिटर्न की थी बेटा। तो पहली 17 कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे हमने किए थे, अगर आप में से किसी को भी उनमें से कोई डाउट लेना तो मोस्ट वेलकम बेटा, इफ एनी डाउट। क्लियर है ऑल टू एडजस्टमेंट बेटा, 1 टू ऑल एडजस्टमेंट। चलिए बेटा, देखो दो चीजें हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स आता रहता है डाउट के लिए, तो अच्छी बात है बेटा, गुड कि आप लोग इतना इनिशिएटिव स्टार्टिंग से ले रहे हैं। और यही चीजें होती हैं बेटा जो आपके कैरियर में बूस्टअप करती हैं और आपको बाद में सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। अदरवाइज देखिए आज की डेट में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बैठे हैं आराम से कि सर रिजल्ट आएगा तब देखेंगे तब सोचेंगे। तो बेटा वही चीज है, जितना आप एडवांस ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आपकी उतनी फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है, दैट्स गुड फॉर यू। बट अगर आप जितने भी स्टूडेंट बेटा इस टाइम क्लास में बैठे हैं, अगर आप में से भी कुछ स्टूडेंट अभी भी कोचिंग लेने के बाद भी बेटा ये चीज इग्नोर करके चल रहे हो कि छोड़ो सर ने करा दिया, डेट्स ओके, पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर पे रीड करने की जरूरत नहीं है, तो आई एम सो सॉरी बेटा, फिर आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो कोशिश करना बेटा जो जो कराया जा रहा है रेगुलर बेस पे उसको रिवाइज करो। देखो एक चीज हम 12th क्लास में रन करते हैं बेटा, ये चीज आपको भी एक एडवाइस देता हूँ। हालांकि उस एडवाइस को मानना ना मानना बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। मैं ये नहीं कह रहा 12th में भी कोई बच्चे फॉलो कर पाते हैं, लेकिन देखिए एक चीज कंफर्म है बेटा कि जब आपको कोई भी फैकल्टी 1 घंटा कुछ करवा रही है, तो सबसे बड़ी बात ये बेटा, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लास के बाद इमीडिएटली रिवाइज कर लोगे तो हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे बेटा आपको। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने 10 डेफिनेशन कराई छोटी छोटी, आपने बहुत केयरफुली सुनी और इमीडिएटली क्लास के बाद बेटा इसको रीड कर लिया, तो इमीडिएटली वो चीज माइंड में ग्रैब हो जाती है। आपने क्लास ली और दैट्स वेरी श्योर बेटा, आप भी मेरे से सहमत होंगे, कंसेंट रखते होंगे, 90% बच्चे क्या करते हैं बेटा, क्लास खत्म होते ही जैसे जेल से छूटे हों, है ना, ऐसे ही होता ना बेटा। तो वो क्या करते हैं, मोबाइल फेंका या वो फेंका, इधर उधर गए, बस अपना गेम्स या चैटिंग स्टार्ट। तो ये चीज बेटा जरूरी होती है कि आप सेम टाइम पर उसको रिवाइज कर लो। अब सेम टाइम पर बेटा रिवाइज करने से क्या होगा, बेनिफिट आप ही का है बेटा, 15 मिनट में वो काम हो जाएगा जो काम 1 घंटे में होता, तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। तो यही चीज समझाना चाह रहा हूँ बेटा, क्लास के बाद इमीडिएटली 10 मिनट लगते हैं, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी आप करना चाहो मतलब कर लो, लेकिन उसको सेम डे पे। चलिए बच्चे, सेल हमने पढ़ा था बेटा, सेल ऑफ गुड्स, जितना भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अच्छा यहाँ पर एक और वर्ड मीनिंग है बेटा, ये आपका आगे न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, सेल। अब लास्ट ईयर मैं क्लास में लेक्चर दे रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर सेल तो हम फर्नीचर भी कर सकते हैं, मान लीजिए हमारी एक अलमीरा पुरानी हो गई बिजनेस में, उसको बेच सकते हैं, तो सर वो भी तो सेल हो गया। तो आपने ऐसा क्यों कहा सेल ऑफ गुड्स ओनली? बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन बेटा अगर आपका गारमेंट्स का
मान लीजिए बिजनेस है, तो आप साल में, पूरे साल में 50 टाइम्स गारमेंट्स बेचेंगे, तो बेटा अपना पुराना फर्नीचर या पुराना कंप्यूटर कितनी बार बेचेंगे? 1 टाइम और 2 टाइम। तो इसलिए जनरली कोई भी आपसे पूछता है आपकी सेल कितने रुपए की रही, तो बेटा इसका मतलब ये होता है सेल ऑफ गुड्स। तो अगर कभी क्वेश्चन में भी आ जाए कि सेल ₹20,000, तो हम बेटा उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ऐसे ही पढ़ के चलते हैं, सेल ऑफ गुड्स ₹20,000। तो ये चीज आपकी नॉलेज में होनी चाहिए बेटा। और मैंने बताया था जब डिफेक्टिव माल पहुंचेगा तो बेटा कस्टमर क्या करेगा? रिटर्न करेगा, तो सेल रिटर्न कहते हैं बेटा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेटा, आज शुरू कर रहा हूं बेटा डेफिनेशन। इन दोनों का बच्चे कॉम्बिनेशन है हमारे पास, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब बेटा आपने जितना भी ऑपरेशन से, बिजनेस से अपने सेल करिए, और सेल में से सेल रिटर्न को माइनस भी कर दो, तो फाइनली जो बेटा नेट सेल आती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो दैट मीन्स इट इज नेट ऑफ सेल रिटर्न, मतलब सेल माइनस सेल रिटर्न। तो ये हमारा होता है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जितना भी पूरे साल में आपने जितना भी गुड्स सोल्ड किया है, और कस्टमर ने अगर आपका माल वापस करा है, भाई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कंपनी क्या कहती है? 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है, 15 डेज रिटर्न पॉलिसी है। तो कस्टमर को माल पसंद नहीं आया तो रिटर्न करता है बेटा। तो कंपनी साल के एंड में कहेगी कि जी मान लीजिए हमने 20 लाख रुपीज का गुड्स सोल्ड किया है, और 20 लाख में से बेटा अगर मान लीजिए 1 लाख का माल रिटर्न आ गया था, तो बेटा आपकी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19 लाख रुपीज मानी जाएगी। दैट्स वाई, सो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कभी भी डेफिनेशन नहीं आएगी व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको ये भी बता दूं बेटा, अब जो क्वेश्चन का पैटर्न आ गया है, आपको सबको पता है बेटा 20 क्वेश्चन 1 मार्कर है। अब आपको ये दे दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब नीचे आपको ए पॉइंट दे देगा सेल, बी पॉइंट दे देगा सेल रिटर्न, सी पॉइंट दे देगा सेल माइनस सेल रिटर्न, डी पॉइंट दे देगा नन ऑफ द अबव। तो आपको बेटा सी पॉइंट पता होना चाहिए ना, सेल माइनस सेल रिटर्न। तो अब इस तरह से, इसलिए अब कहा जाता है बेटा आपको थ्योरी रटनी नहीं है, लर्न नहीं करनी, अब आपको थ्योरी समझनी है, क्योंकि इसमें से कहां क्वेश्चन कैसा निकलेगा वो एग्जामिनर बेटा बनाएगा, हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद बच्चे गुड्स। अब जनरली क्या होता है, हम लोग गुड्स और स्टॉक को एक ही चीज मान लेते हैं, है तो एक ही चीज बेटा, पर गुड्स क्या है? जितना भी मैंने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर। अब जो गुड्स परचेज किया है बेटा, उसमें से एक मेजर पोर्शन सेल आउट हो जाएगा और कुछ पोर्शन बच जाएगा। अब मान लीजिए आप 100 रेडीमेड शर्ट्स परचेज करके लाए बेचने के लिए, तो बेटा वो क्या आपका गुड्स है, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल या बनाने के लिए। अब उस 100 शर्ट्स में से बच्चे 90 शर्ट्स सेल आउट हो गई और 10 बच गई, जिसको आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में, नए अगले सीजन में बेच देंगे। तो बेटा जो बच गई वो आपका स्टॉक है। तो गुड्स क्या हो गया बेटा? गुड्स इज द टोटल गुड्स परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और जबकि स्टॉक क्या हो गया बेटा? दैट इज अ पोर्शन ऑफ गुड्स विच इज रिमेन अनसोल्ड आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर के बाद जो सोल्ड नहीं हुआ, जो यूज नहीं हुआ, जो बच गया, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो हम लोग जब अकाउंटिंग इक्वेशन में कॉलम बनाते हैं स्टॉक का या इन्वेंट्री का, तो बेटा जितना भी आया गया प्लस माइनस करते करते लास्ट में यही तो निकालते हैं ना जो बच गया, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। सो बेटा गुड्स एज वेल एज स्टॉक, क्लियर हो रहा है? अब इसके बाद बेटा स्टॉक के अंदर भी बेटा अलग अलग चीजें होती हैं। स्टॉक के अंदर भी हर टाइप के स्टॉक होते हैं बेटा, जैसे कि स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक ऑफ गुड्स जिसे हम कह सकते हैं बेटा, वही गुड्स जो आपका अनसोल्ड बचा हुआ है, जिसको आप बेच
बेचने के लिए लाया था, जैसे गारमेंट्स का बिजनेस है तो गारमेंट्स हो गया बेटा, जो बचा हुआ गारमेंट्स रह गया साल के एंड में, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक ऑफ गुड्स। आपका शूज का शोरूम है तो बेटा बचे हुए जो शूज बचे हुए हैं 1 साल के बाद, ठीक है नहीं। हर एक चीज का बेटा ओपनिंग स्टॉक भी होता है और क्लोजिंग भी होता है हर चीज का। ओपनिंग जो साल के स्टार्टिंग में बचा हुआ है पिछले साल का, और क्लोजिंग जो बेटा इस साल के एंड में बचेगा नेक्स्ट ईयर का। भाई जैसे अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ बेटा, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 20 को, तो 1 अप्रैल 20 को जो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक था वो इस साल के लिए आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया बेटा। और जब ईयर क्लोज होगा बेटा, क्लोज कब होगा, 31 मार्च 21 को बेटा, तो जो स्टॉक बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया बेटा। अब स्टॉक क्या क्या किस चीज के स्टॉक हो सकते हैं बेटा, सबसे पहला आपको बताया जा रहा है स्टॉक ऑफ गुड्स, जो भी आपकी इन्वेंट्री है बेटा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है बेटा। रॉ मटेरियल मतलब अगर आप बेचने की जगह कोई चीज बना रहे हैं तो बेटा रेडीमेड शर्ट आप बना रहे हैं तो कपड़ा आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है ना। अगर आप बेटा शूज बना रहे हैं तो लेदर आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया। अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं तो बेटा वुडन आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया। तो वो जो रॉ मटेरियल का स्टॉक आपके पास बचा हुआ है जिसको आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करना है, उसके बाद बच्चे हाँ बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है चाहे वो रॉ मटेरियल चाहे इन्वेंट्री हो गुड्स हो, इन सबको बेटा एक अलग तरीके से काउंट किया जाता है। इनकी एक्चुअली वैल्यू और मार्केट प्राइस में से जो लोअर होगा वो आपको काउंट करना है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि साल के एंड में स्टॉक है जी बचा हुआ है मेरे पास, कौन सा, क्लोजिंग। अब इसकी कॉस्ट 40,000 रुपीज है, जबकि इसी की बेटा आज मार्केट वैल्यू 45,000 रुपीज है। तो बच्चे जब आप अकाउंट्स में नोट करोगे तो स्टॉक को कितना नोट करोगे, विच एवर इज लोअर। तो बेटा कॉस्ट 40 है, मार्केट प्राइस 45 है, तो मैं इसको 40 पे काउंट करूंगा। अगर बाई चांस कॉस्ट 50 है और मार्केट प्राइस 45 है तो बेटा इसका मतलब मैं इसको 45 पे काउंट करूंगा। अब ये उस रूल का एक्सेप्शन कैसे बेटा, लास्ट क्लास में हमने जब लास्ट क्लास में हमने अकाउंट्स की लिमिटेशन पढ़ी थी ना, याद होगा कि अकाउंट्स मार्केट वैल्यू को इग्नोर करता है, पर बेटा स्टॉक के अंदर आप मार्केट वैल्यू को इग्नोर नहीं करते, उसको देखकर डिसाइड करते हो। तो स्टॉक हमेशा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो लोअर होगा उसी पे लिखा जाएगा। अगर आपको गिवन ही एक वैल्यू है तो बेटा वही वैल्यू मानी जाएगी, चाहे वो मार्केट वैल्यू चाहे वो कॉस्ट हो, तो वही वैल्यू आपको माननी पड़ेगी एज पर योर कंसर्न। राइट बच्चे। स्टॉक बेटा और किसका हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का। वर्क इन प्रोग्रेस वो है बेटा जो चीजें हम फैक्ट्री में बना रहे हैं लेकिन अभी पार्टली बन गई है पार्टली नहीं बनी। जैसे मान लीजिए आपकी कंप्यूटर बनाने की फैक्ट्री है तो भाई आपने 1000 कंप्यूटर तैयार कर दिए, वो तो फिनिश्ड गुड्स हो गया। 500 कंप्यूटर अभी शुरू ही नहीं किए, वो रॉ मटेरियल हो गया बेटा। और 200 कंप्यूटर ऐसे हैं जिसमें हार्ड डिस्क लग गई है, रैम लग गई है, मदरबोर्ड लग गया है, पर स्पेसिफिक समझ लो कुछ एक दो चीजें लगनी बाकी है। तो बेटा ऐसे माल को मैं कहूंगा वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमेशा फैक्ट्री में स्टॉक की 3 तरह की कैटेगरी जाती है बेटा अलग अलग। एक जो फिनिश्ड गुड्स है बेटा, एक जो रॉ मटेरियल है जो बिल्कुल नहीं बना, और एक जो वर्क इन प्रोग्रेस है जो आधा बना हुआ है, हाफ बना हुआ है अभी। तो दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल का स्टॉक, इनकम्प्लीट माल का स्टॉक, और ये फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक जो हमने पढ़ा बेटा अभी। ट्रेड रिसीवेबल, आई थिंक बेटा अगर एसेट्स को आपने ध्यान से समझा था, एसेट्स की वीडियो आपने ध्यान से देखी थी, तो ये क्लियर होगा बेटा। आपने जितना भी गुड्स क्रेडिट पर सेल किया है, जितना भी गुड्स बेटा क्रेडिट पर सेल किया है
और उस गुड्स के अकॉर्डिंगली अगर आप एक बिल साइन कराते हैं, एग्रीमेंट, तो उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। और अगर बिना साइन कराए आप सिर्फ पर्सन का नाम लिख लेते हैं तो उसको बोलते हैं डेटर्स। याद है बेटा, दोनों चीज बताई थी आपको। डेटर का मतलब रोहन, सोहन, मोहन। वीडियो में था सीमा जी, सीमा जी ने आपसे 10,000 का गुड्स लिया है, तो सीमा जी कौन होगी? डेटर। लेकिन अगर आप सीमा जी से एक बिल साइन कराते हैं तो बेटा वो हो गया बिल रिसीवेबल। एक पर्सन या तो आपके पास डेटर की कैटेगरी में आ सकता है या बिल रिसीवेबल की कैटेगरी में, दोनों में तो नहीं आ सकता बेटा। लेकिन ऐसा तो हो सकता है बेटा, पूरे साल में 5 पर्सन ऐसे हैं जिनको मैंने डेटर की कैटेगरी में रख दिया, जो मेरे से गुड्स उधार लेकर गए हैं, लेकिन मैंने उनका नाम लिख दिया, बस दैट्स इट, एनफ है। और 3 लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनसे मैंने एग्रीमेंट बनवा लिया। तो लेकिन ये 8 के 8 लोग हैं तो बेटा मेरे देनदार, लेना तो पैसा ही है ना बेटा दोनों से। तो डेटर कौन हो गया? डेटर इज ए पर्सन हु ओन्स अमाउंट टू द एंटरप्राइज, जिसने पैसा देना है मुझे क्रेडिट सेल के अगेंस्ट। और बिल रिसीवेबल कौन हो गया बेटा? बिल रिसीवेबल मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर। डेटर ने जिसके ऊपर साइन किया, एक्सेप्टेड मतलब साइन किए कि वो अमाउंट आपको देगा। और बच्चे डेटर और बीआर दोनों से पैसा आना है, दोनों को मिलाकर बनता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल। दोनों को मिलाकर क्या बनता है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये दोनों चीजें बेटा, ये दोनों चीजें आपको यहां पर क्लियर करनी जरूरी है, ट्रेड रिसीवेबल और डेटर। बेटा आपने चैटिंग में लिखा है सर ट्रेड रिसीवेबल यानी कि बिल रिसीवेबल, सॉरी एक बार दोबारा बता देना तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं बेटा आपको। इट्स वेरी सिंपल बेटा, आपका काम है बिजनेस में तो आप क्रेडिट सेल तो करोगे ना बेटा। तो आपने मान लीजिए क्रेडिट में सेल किया टू मोहन, कितने का बेटा? 50,000 रुपीज का। आपने कहा ठीक है मोहन जी आप जाओ, मैं आपका नाम कॉपी में लिख दूंगा। तो मोहन कौन हो गया बेटा? डेटर्स। आपने फिर क्रेडिट सेल किया बेटा टू रोहन, रोहन को कितने का गुड्स बेचा बेटा? 40,000 का। अब मान लीजिए रोहन को आप इतना अच्छी तरह बेटा जानते नहीं है, एश्योरेंस नहीं है आपको, तो आप रोहन से कहेंगे रोहन जी रुको, मैं एक पेपर पे लिख देता हूं कि आप मुझे आफ्टर 3 मंथ्स 40,000 रुपीज दोगे और इस पर साइन कर जाओ। तो बेटा एक एग्रीमेंट बन गया ना, जस्ट लाइक, उसको हम बोलते हैं बेटा बिल रिसीवेबल। दोनों का मतलब तो एक ही है बेटा, मोहन से भी पैसे लेने हैं पर रोहन से भी पैसे लेने हैं। डिफरेंस, मोहन से सिर्फ फेथ पर मैंने गुड्स भेज दिया, पर रोहन से प्रॉपर साइन करवाए हैं। ठीक है ना बेटा? अगर मैं टोटल आपसे पूछूं भाई आपका ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, तो आप कहेंगे सर 50,000 प्लस 40,000। इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल में बेटा डेटर भी इंक्लूड होते हैं बच्चे और बिल रिसीवेबल भी। आई थिंक बेटा पूरा डिटेल में समझा दिया मैंने आपको। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, यस भूमिका क्लियर बेटा? गुड, ओके बेटा। तो ये बेटा हमारा गेम है डेटर का, बिल रिसीवेबल का। हालांकि देखो ये सब चीजें ना बेटा अभी बड़ी अर्लियर बेस पर है, ऐसा नहीं लगता कुछ बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं और कल भूल जाएंगे, है ना, क्योंकि थ्योरी है बेटा। लेकिन बच्चे दैट्स वेरी श्योरिटी फ्रॉम माय साइड, ये चीजें तो बेटा 2 महीने में आपके माइंड में, आपके ब्लड में, खून में जम जाएंगी, समझ लीजिए। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना बेटा, न्यूमेरिकल करेंगे, तो अपने आप ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर शायद आपको ये बचपना लगेगा कि सर डेटर भी कभी हमें समझने की जरूरत थी, या सर बिल रिसीवेबल भी क्या हमें कभी समझने की जरूरत थी। ये चीजें बेटा समझने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वहां पर हर क्वेश्चन में यूज होना है। सो अभी आपको मीनिंग क्लियर करना है, दैट्स इट, आपको पता होना चाहिए बेटा बस। ऐसे ही बेटा ट्रेड पेबल, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट बेटा। ट्रेड रिसीवेबल पैसा लेना है बेटा, ट्रेड पेबल पैसा देना है। मैं इसको भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आपने बच्चे गुड्स परचेज किया
ऑन क्रेडिट 40,000 का किससे परचेज किया बेटा? चलो मान लीजिए गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश। तो बेटा अब हुआ क्या, आपने अपनी डायरी में नोट कर लिया कि मुझे महेश को पैसे देने हैं 40,000, और महेश आपका नाम नोट कर लेगा कि आपसे पैसे लेने हैं। तो आपके लिए बेटा महेश कौन हुआ? क्रेडिटर्स। बच्चे क्रेडिटर्स का मतलब लेनदार, दैट मीन्स जिससे आपने क्रेडिट पर गुड्स खरीदा है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ मुझे पैसा देना है। अब इसके बाद बेटा फिर मान लीजिए आपने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया रमन से, लेकिन बेटा रमन को थोड़ा सा आपके ऊपर इतना एश्योरेंस नहीं है क्योंकि रमन आपको जानता नहीं है। तो रमन कहता है नहीं सर, अब मैं एक नोट लिख रहा हूं, बिल लिख रहा हूं और आप साइन कर दो उस पर। तो बेटा आपकी बार उल्टा हो गया ना, बिल रिसीवेबल में मैंने साइन कराए थे क्योंकि मुझे पैसा लेना था। अब बिल पेबल में बेटा वो मेरे साइन करवा रहा है, तो बेटा इसको मैं कहूंगा बिल पेबल। यानी कि ये बिना एग्रीमेंट के आपको उधार मिल गया और ये एग्रीमेंट के बाद उधार मिला आपको। तो बेटा टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि आपके ट्रेड पेबल कितने हैं बच्चे, तो आप कहोगे ट्रेड पेबल जी मेरे 40,000 क्रेडिटर हैं, 60,000 बिल पेबल है। मतलब क्रेडिटर प्लस बिल पेबल बेटा। अब ये बेटा मेरे लिए ट्रेड पेबल हो गया। तो यहां पर भी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। ट्रेड पेबल का मतलब क्या हुआ बेटा? ट्रेड पेबल का मतलब हुआ जितने भी आपके जितने भी आपके बेटा लेनदार हैं, चाहे वो एग्रीमेंट के साथ आपने माल खरीदा था या विदाउट एग्रीमेंट। जब विदाउट एग्रीमेंट सिर्फ नाम से ही काफी था तो क्रेडिटर, और जब आपने बेटा एक बिल साइन कर दिया तो बिल पेबल। राइट। अब यहां पर देख लो बेटा ट्रेड पेबल कह रहा है अमाउंट पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब क्या है बेटा? अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स। आपने जितना भी गुड्स उधार पे खरीदा है उसके अगेंस्ट जितनी भी अमाउंट देनी है। अब वो अमाउंट या तो क्रेडिटर हो सकती है बेटा या बिल पेबल हो सकती है। क्रेडिटर कब होगी? कोई भी ऐसा पर्सन टू whom अमाउंट इज पेबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स। मैंने जो भी गुड्स या सर्विस खरीदी है उसके अगेंस्ट जिस पर्सन को भी जो पैसा देना है बेटा वो क्रेडिटर हो गया बेटा। ठीक है ना। और बिल पेबल की बात करते हैं बेटा। बिल पेबल एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर। एक्सेप्टेंस मतलब साइन करके जो आपने पेपर दिया है। और बच्चे इट्स वेरी सिंपल, कोई डिफरेंट नहीं है। यहां पर डिफरेंट क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि देखिए बड़ा सिंपल है, ये पेपर का टुकड़ा एक ही था। जिसने पैसा लेना है बेटा उसके लिए बिल रिसीवेबल हो गया, और जिसने देना है बेटा उसके लिए बिल पेबल हुए थे। ठीक है ना जी। तो बिल पेपर और बिल रिसीवेबल वो डॉक्यूमेंट एक ही है। यस मैं बहुत अच्छा लिखा है बेटा आपने चैटिंग में, वेरी गुड सर। रमन के लिए हम बिल रिसीवेबल हुए, बिल्कुल बेटा वेरी गुड। वही चीज मैं समझा रहा हूं आपको कि भाई हमारे लिए रमन क्रेडिटर है, बिल पेबल है, लेकिन बेटा वही पेपर का टुकड़ा रमन के लिए बिल रिसीवेबल हो गया क्योंकि उसने पैसा लेना है। जब एग्रीमेंट बनाया तो बेटा एक ने पैसा देना है और एक ने पैसा लेना है, तो जिसकी लेने की पोजीशन है उसके लिए वो बिल बिल तो हो गया बेटा एग्रीमेंट। रिसीवेबल का मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिस पर मुझे पैसा लेना है, और बिल पेबल का मतलब बेटा ऐसा एग्रीमेंट जिस पर मुझे पैसा देना है। तो बिजनेस में जब जब आपको पैसा देना है तो बिल पेबल है आपके लिए, और लेना है तो बिल रिसीवेबल है बेटा। और ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट बन जाते हैं अलग अलग बेटा। दो तीन और कर लें बेटा डेफिनेशन फटाफट से। कॉस्ट। कॉस्ट तो बेटा बताने की जरूरत शायद, आप जो भी गुड्स बेच रहे हो बेटा उसकी परचेजिंग पर या मैन्युफैक्चरिंग पर जो भी खर्चा लगा है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। भाई आपने अभी अभी कंप्यूटर बनाया तो कंप्यूटर में बेटा जो भी आपने सामान डाला, हार्ड डिस्क डाली, मदरबोर्ड डाला, रैम डाली, तो ये सब क्या है? उसकी कॉस्ट है।
तो किसी भी गुड्स को परचेज करने में या बनाने में जो भी हमारा पैसा लगता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट बेटा, वो हमारी कॉस्ट है। अब बेटा 24 25 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको मार्क भी कर लेना। ये आपको लर्न के साथ साथ लर्न भी करने और अंडरस्टैंड भी करने, हालांकि ये डिटेल में बहुत बाद में भी आएंगे बेटा पूरे। वाउचर, एनीबॉडी बेटा, आप में से कोई भी बेटा वाउचर का मीनिंग समझता है, कोई जानता है, बताओ। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा बेटा वाउचर, किसी को पता हो? वाउचर का मतलब क्या होता है बेटा? बच्चे वाउचर का मतलब होता है किसी भी टाइप का कोई भी अकाउंटिंग एविडेंस। पहले मैं सिंपल बता देता हूं बेटा, किसी भी टाइप का कोई भी अकाउंटिंग एविडेंस, दैट इज कॉल्ड बेटा वाउचर। अब ये किसी भी टाइप का कोई भी अकाउंटिंग एविडेंस किसे कहते हैं? तो बेटा इसका मतलब यहां पर यह है कि आप पैसे का जितना भी लेन देन करते हो बेटा फर्म में, लेकिन आप तो अकाउंटेंट हो, पैसा तो आपका नहीं है ना बेटा, पैसा तो मालिक का होता है। तो आपको बच्चे उसका प्रूफ रखने को कहा जाता है। कैसे? जैसे सपोज बेटा आपने बैंक में पैसा जमा कराया, पेमेंट जमा कराई, तो बच्चे जब बैंक में हम पेमेंट जमा कराएंगे तो बैंक क्या करता है बेटा, एक काउंटर फोलियो देता है। सबको पता होगा बेटा, बैंक एक काउंटर फोलियो प्रोवाइड कर देता है बेटा आपको, कह सकते हैं स्टैंप लगाकर, ठीक है ना? तो बेटा बैंक एक काउंटर फोलियो स्टैंप लगाकर आपको दे देता है कि जी ये लीजिए आपका प्रूफ, क्योंकि आपने पैसे जमा कराए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी पेमेंट आपने जमा कराई है, दैट इज कॉल्ड काउंटर फोलियो। अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाना भी चाहूँ बेटा, तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबने देखी होगी बेटा स्लिप ऐसी कुछ, एक बार इसको देखिए बेटा, दिस वन, ये स्लिप जो है बेटा, है ना, ऐसी हर एक बैंक की स्लिप होती है बेटा। अब बैंक क्या करता है बच्चे, पैसे जमा कर लेता है, यहाँ पर आपको साइन स्टैंप लगाकर दे देता है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये प्रूफ हो गया कि आपने पेमेंट जमा कराई है, ये प्रूफ हो गया बेटा। क्लियर? ऐसे ही बेटा जितने भी ट्रांजेक्शन करोगे, आपने मान लीजिए गुड्स परचेज किया बेटा, तो बेटा परचेज इनवॉइस मिलेगा आपको। अब परचेज इनवॉइस देखो, लाइक दैट, किसी भी कंपनी का बेटा बिल होता है ना, दैट इज कॉल्ड परचेज इनवॉइस। ये देख रहे हो बेटा, ये परचेज इनवॉइस हो गया। गुड्स सेल करा है तो बेटा सेल का बिल मिलेगा, आप देंगे, उसकी कॉपी रखोगे, तो उसे मैं क्या कहूंगा बेटा, सेल इनवॉइस। सो मीनिंग इट एट बेटा कि बिजनेस के अंदर जितने भी कैश की ट्रांजेक्शन होती है, जितने भी लेन देन होते हैं, हर एक चीज के एविडेंस होते हैं। तो वाउचर का मतलब क्या हुआ, एन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ पे है उसका एविडेंस। अब इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर तो बेटा मैंने आपको बताया, जैसे अभी सोर्स वाउचर मैंने जैसे आपको बताया, जितने भी एविडेंस हैं, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसीट्स, डेबिट क्रेडिट नोट, सब। लेकिन बेटा सोर्स वाउचर के बाद अब आपने अपने स्टाफ को सैलरी दी, तो सोचिए क्या इसका वाउचर कहीं से मिलेगा बेटा? नहीं ना। तो कंपनी भी बेटा अपने खुद के वाउचर प्रिंट करवा के रखती है, जिसमें हमारा अकाउंटेंट एंट्री कर देता है कि जी मोहन को सैलरी दी है 20,000 रुपीज, वो उसका प्रूफ बन जाता है। अब बेटा कुछ बच्चे कहते हैं सर वो तो गलत भी भर सकता है, गलत फिल कर सकता है, तो बेटा इसलिए उस वाउचर में ना 3 साइन होते हैं, एक पैसा देने वाले के, एक पैसा लेने वाले के, और एक इनको जिन्होंने ऑथेंटिकेट किया सीनियर मैनेजर के। तो बेटा इसलिए इसमें गलती की पॉसिबिलिटी कम रहती है, क्योंकि तीनों लोग साइन करेंगे तो बेटा कहीं ना कहीं क्रॉस चेक हो रहे हैं ना, इसलिए इसमें हम कह सकते हैं गलतियां नहीं होती। तो दैट इज कॉल्ड वाउचर।
ये बेटा हमारा वाउचर है। जी बच्चे, वाउचर किसी को समझना है बेटा? दोबारा क्लियर हो गया? तो सोर्स वाउचर क्या हो गए? जो बेटा एविडेंस हमें रेडीमेड मिल रहे हैं बाहर से, और अकाउंटिंग वाउचर जो हम बना रहे हैं बेटा, ठीक है ना? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोर्स वाउचर, उसको देखकर बनाए जाते हैं बेटा, कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो हम बनाते हैं बेटा। तो वाउचर क्या हो गया ओवरऑल? एक एविडेंसी डॉक्यूमेंट, एविडेंस है बेटा ये। थोड़ी ज्यादा बोर हो गई क्या बेटा क्लास? ज्यादा लेंथी चल रही है थ्योरी, बट मैं सोच रहा हूँ बेटा इसको भी कवर कर लें एक बारी, क्योंकि प्रैक्टिकल फिर थोड़ा सा ढंग से करेंगे बेटा, ठीक है नहीं? तो डेट्स वाई मैं आपको ये करा रहा था बेटा। देखो बेटा, अगर इसमें कोई डाउट है तो एक बारी आप कंफर्म कर सकते हो। बेटा बुक के में वाउचर के टाइप्स नहीं है, मैं बताया था आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा दैट इज द बुक, यही बुक है बेटा, आपके केस ग्रेवाल के प्रिंट आउट है, पीडीएफ है। दूसरा, ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा आगे। अभी तो वाउचर के बेटा बहुत सारे अलग अलग वे आएंगे, पूरा चैप्टर, अगर आप चैप्टर नंबर 7 या 8 देखोगे बुक में, तो बेटा वाउचर पूरा एक चैप्टर है। तो वहां पर हम बनाएंगे, ये तो 4 नंबर में प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल भी आता है बेटा, इनको हम प्रॉपरली बनाएंगे। बस फिलहाल तो आपको समझना है कि जो भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करी है उसका प्रूफ, जो आपको रेडीमेड मिल जाता है। रेडीमेड का मतलब बेटा बाहर से एज इट इज, फर्नीचर खरीदा तो बिल मिल गया, बैंक में पैसा जमाया तो काउंटर फॉइल मिल गई, चेक आया तो चेक अपने आप में बेटा वाउचर है, तो वो सोर्स वाउचर है बेटा। और जो आप खुद बना रहे हैं अपनी फर्म में, वो अकाउंटिंग वाउचर है। कैसे बनाने हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल, जो हम बेटा उस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक बेटा आज का कराया था डिस्काउंट, फिर ये कम से कम आपकी डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगी मेजर। डिस्काउंट क्या समझते हो बेटा? डिस्काउंट से क्या मतलब समझते हो बताओ? चलो किसी की आवाज भी सुन लेते हैं बेटा, बैच में अभी तक कोई बच्चा डिस्कशन नहीं करता। एनीबॉडी बेटा, कौन बताएगा? हैंड रेज करो बेटा, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल है, सबको पता है बेटा डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बताइए जरा। हाँ जी, शॉपिंग तो रोज करते होंगे बेटा, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? बताओ, हैंड रेज करो। क्या हो गया भाई? इतना इनिशिएटिव नहीं लोगे बेटा बोलने का? क्या हो गया? नहीं बेटा, चैटिंग में नहीं चाहिए मुझे, बोल के बताओ, कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा लेस ऑन एनी प्रोडक्ट, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सही लिखा है। और कोई बताएगा बेटा? अच्छा, कोई बोलना ही नहीं चाहता, वेरी गुड बेटा, रेस्ट दे रहे हो अपने थ्रोट को। चलो अनमोल, आप बताओ बेटा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अनमोल, अनम्यूट योर माइक बेटा। क्या होता है डिस्काउंट बेटा? सर छूट। छूट, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% करेक्ट है, जीत दिया। और कुछ बेटा छूट वर्ड के अलावा कुछ और आप बताना चाहोगे? अवनी, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा? भूमिका? सर प्राइस को रिड्यूस कर देना, जो गुड का प्राइस था उसको थोड़ा कम कर देना। वेरी गुड बेटा, प्राइस कम कर देना, बिल्कुल ठीक है बेटा, करेक्ट आंसर सभी का ठीक है बेटा, बिल्कुल गुड। अब इसमें थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं डालता हूं बेटा। डिस्काउंट का एक बड़ा सिंपल मीनिंग है, इसको बार्गेनिंग भी कहते हैं हम लोग, है ना? बार्गेनिंग करवा ली हमने। तो बेटा देखिए, डिस्काउंट इज वेरी सिंपल। छूट
एक बड़ा सिंपल वर्ड है छूट। लेकिन बेटा अकाउंट्स में ना डिस्काउंट हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक बच्चे छूट भी दो तरह की होती है बेटा। एक हम पढ़ेंगे बच्चे ट्रेड डिस्काउंट। क्या पढ़ेंगे बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या होता है बेटा? रिडक्शन इन प्राइस ड्यू टू बल्क परचेज। मैं एक एग्जांपल के वे में बता रहा हूं बेटा, सिर्फ कोई मैं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता रहा, समझाने के लिए। बल्क का मतलब होता है बेटा ज्यादा। कोई चीज अब आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो तो बेटा शॉपकीपर कहता है ठीक है जी मैं कम कर दूंगा रेट, उसको मैं कहूंगा बेटा ट्रेड डिस्काउंट। आपने कहा कि भैया पेन कितने का है, वो कहता है 10 रुपीज का। अब बेटा जब हम इंस्टीट्यूट के लिए पेन लाते हैं तो हम कहते हैं भैया 100 पेन चाहिए, तो इमीडिएटली कहते हैं सर 10 वाला हम 9 का दे देंगे या 8 का दे देंगे, वट एवर सोचो भी। तो बेटा अगर वो सिंगल पीस बेच रहा है तो 10 का बेच रहा है, पर अगर कोई बल्क में खरीदने आता है क्वांटिटी तो वो उसको अलग ट्रीट करता है। हर एक चीज में बेटा होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस अलग होते हैं, आप सबको पता होगा। तो बच्चे इस डिस्काउंट को मैं कहूंगा ट्रेड डिस्काउंट, जो कि बल्क में परचेज करने के टाइम पर आपको छूट दी जाती है। और बेटा ध्यान रखना है, इसको कभी भी नॉट टू बी रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग। ये चीज हमेशा अपने माइंड में रख लो बेटा, इसको हम कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, कभी भी। मतलब आपने 100 पेन परचेज करे, 100 पेन जो 10 रुपीज के थे बेटा, शॉपकीपर ने क्योंकि 100 खरीदने हैं तो उसमें से पहले आपको कह दिया कि सर हम आपको डिस्काउंट दे देंगे 3 रुपीज का, और ये 7 के देंगे हम आपको। तो बेटा जब आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे ना, आप 7,000 ही रिकॉर्ड करोगे, आप इस 3 को रिकॉर्ड ही नहीं करोगे डिस्काउंट को। तो जो भी बल्क में परचेज करने के बदले में मिलता है डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अब आते हैं बेटा इसके बाद सेकंड टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है बच्चे? अब आपकी डील हो गई 7,000 में। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन बेटा उधार पे लेते हैं ना सारा सामान। कब पे करने हैं बेटा? पेड आफ्टर 2 मंथ्स। अब बेटा शॉपकीपर फिर अपना माइंड चलाता है, वो कहता है यार लॉकडाउन होने वाला है, ये पैसे आज ही निकल जाए ज्यादा बेटर है ना। तो बेटा वो कहता है कि सर आप पेमेंट जल्दी दे दो, अर्लियर पेमेंट कर दो, अभी कर दो इमीडिएटली, और हम आपको एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट देंगे। डील तो हो चुकी थी बेटा, लेकिन पेमेंट मुझे आज ही मिल जाए, तो इमीडिएटली अर्लियर पेमेंट के लिए आप डिस्काउंट दे रहे हैं। तो बच्चे जो अर्लियर पेमेंट के लिए डिस्काउंट दिया था उसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। और बच्चे ध्यान रखिएगा, कैश डिस्काउंट को हमेशा टू बी रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अकाउंट में। इसको हम लिखेंगे, ये खर्चे में आएगा बेटा 2% डिस्काउंट। तो बच्चे इस तरह से डिस्काउंट जो हमारा टॉपिक है, डिस्काउंट का मतलब तो क्लियर हो गया, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। लेकिन दो तरह के डिस्काउंट होते हैं बेटा, एक ट्रेड डिस्काउंट, रिडक्शन अलाउड इन वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ द गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स इन सर्टेन क्वांटिटी। मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में आप खरीदते हो बेटा, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, रिडक्शन इन अमाउंट पेबल और रिसीवेबल ड्यू टू टाइमली पेमेंट। कैश डिस्काउंट इज अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट।
जल्दी पेमेंट करने के लिए बेटा आपको एक इनिशिएटिव दिया जाता है कि आप जल्दी पेमेंट दीजिए, हम आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक है नहीं? सो ऑन दैट पॉइंट, तो ये चीज आपको बताई गई है बेटा इसके अंदर। तो ऑन दैट पैटर्न बेटा आपको समझना क्या है, आपको ये चीज समझनी है कि डिस्काउंट के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं बेटा, ठीक है? कोई डाउट लें तो ले सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब बेटा बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा आज के लिए, हो ही गया ओवर तो बेटा थ्योरी। रिबेट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगा बेटा, इसके बाद ये सारी चीजें छोटे छोटे पॉइंट हो रहे हैं हमारे। कितने पॉइंट है बेटा? यहाँ तक 39 तक पॉइंट्स है बेटा। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ, समझने के लिए इनफ है बेटा, लर्न करने के पॉइंट से जो मैंने नोट्स दिए वो इनफ है। एग्जाम में सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वही आते हैं। हाँ, ये आपको समझने जरूर है, ये श्योर है बेटा। चलिए अब इसके बाद बच्चे जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन भेजे थे बेटा, इफ एनी डाउट यू कैन टेक इट बेटा। अगर कोई डाउट डिस्कस करना चाहे आप में से तो बताइए बेटा, पहले तो कोई डाउट वगैरह है तो बताइए, डाउट कंसीडर कर लेता हूँ बेटा, किसी भी एंट्री में अगर कोई डाउट लेने हैं तो। हाँ जी बेटा बताइए, तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो डाउट, नो डाउट, अरे वाह वेरी गुड, अरे वाह बहुत अच्छे बेटा। ये कहीं ऐसा ही तो नहीं एक के बाद एक बेटा नो डाउट लिखना शुरू कर दो? सीरियसली क्वेश्चन किए हैं? कसमें वादे खा रहे हो बेटा? राइट, चलिए बेटा तीनों क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन भी आज भेज दूंगा आपके पास, फिर आप लोग अपने अपने आंसर भी चेक कर लेना बेटा। बहुत अच्छी बात है अगर आपने सबने किए हैं, जिन्होंने भी किए हैं बेटा, और जिन्होंने नहीं किए तो बेटा वो भी कर लो। अभी तो ऑनलाइन में तो ये कह सकते हो ना प्यार से, वो भी कर लो, ठीक है ना? ये तो ऑफलाइन में तो बेटा सामने दिख जाते किस किसने नहीं किए, लेकिन ऑनलाइन में तो बेटा क्या करें, हम भी प्यार से कहेंगे बेटा कर लो। तो यही चीज बेटा आपको कह रहे हैं कि कर लो, क्योंकि बेटा ये जो थ्योरी हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ 1 महीना करनी है, और जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, ये आपको दिया गया है, वो बेटा होल लाइफ करना है। तो डेट्स वाई इसलिए बताया जा रहा है बेटा कि उनको करके चलिए प्लीज। अगर इसमें से कोई भी एंट्री थी डाउटफुल, मोस्ट वेलकम बेटा, आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, बताइए। ये 2 एंट्री बेटा आई होप के मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए जरूरी। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो बेटा इसको कंफर्म करके चलिएगा। बाकी सब चीजें तो नॉर्मल थी। जब भी आप बेटा गुड्स सेल आउट करते हैं, हाँ बेटा आपने 2 बारी चैटिंग में लिख दिया मुझे क्वेश्चन चेक करवाना है, तो डोंट वरी, मैंने आपको बताया ना बेटा, मैं सॉल्यूशन भेज रहा हूँ आपके पास, आप चेक कर लीजिएगा, फिर उसमें जो जो गलती होगी वो मैं चेक करूंगा, या फिर जिसको भी अगर ऐसा लगता है चेक मुझसे ही करवाना है तो बेटा व्हाट्सएप कर देना मुझे अपना सॉल्यूशन, आई विल चेक। तो बेटा ये जो पॉइंट नंबर 9 और 10 है, इसमें आपको बता दूं स्पेशली कि जैसे 9 में बता रहा है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 12,000, तो बच्चे हमारे पास एक तो इसके अंदर कैश होगा, प्लस बेटा स्टॉक होगा, ठीक है ना? और दिस साइड बेटा लाइबिलिटी होगी और कैपिटल होगी बेटा। तो यहां पर क्या करेंगे आप, गुड्स आपने 10 वाला 12 में बेचा है, तो इसका मतलब बेटा आपके पास 12,000 रुपीज तो कैश आया है, और बच्चे स्टॉक में से आप माइनस करेंगे 10,000, और बाकी का जो 2,000 है बेटा, दैट इज योर प्रॉफिट, दैट्स व्हाई इट इज एड इन योर कैपिटल। तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहेगा बेटा। विच एंट्री 9 कह रहा है जी 10,000 का गुड्स जो कॉस्ट थी आपने 12,000 में बेचा, तो बेटा आपके यहां से जो गुड्स गया, स्टॉक गया, वो तो बेटा 10 का ही गया ना, जो स्टॉक गया बेटा वो तो 10 का ही गया, और जो कैश आया बेटा वो 12 का आ गया।
और इस पूरी ट्रांजेक्शन में 2000 का आपको प्रॉफिट हो गया बेटा। ऐसी 10 नंबर ट्रांजेक्शन देखते हैं बेटा। अब की बार कह रहा है गुड्स जो 10,000 का था आपने सिर्फ 8,000 का बेचा, लॉस में बेचा मतलब बेटा। तो बच्चे अब आपके पास कैश कितना आएगा बेटा? 8,000। स्टॉक गया बेटा 10,000 का। और अगेन बच्चे अब की बार आपको लॉस हो गया 2,000 का। सो जब भी आप गुड्स को बेचेंगे तो बेटा ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि गुड्स को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी कैपिटल को ऐड करेगा बेटा। अगर गुड्स को सेल करने पे लॉस हो रहा है तो आपकी कैपिटल को बेटा वो सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। ऑन दैट ग्राउंड चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। गुड, सही है बेटा, जिनका सही है वेरी गुड। हाँ, अब बच्चे आपको गुड्स को परचेज करने के अलग अलग, अब एक एक टॉपिक पे चलेंगे बेटा हम लोग, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। अभी चैप्टर तो लेट आएगा ना बेटा, चैप्टर नंबर 5 है। अभी तो हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन द मीन टाइम हमारे पास परफेक्शन के लिए बहुत टाइम है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बच्चे, बिजनेस स्टार्ट विद कैश 70,000। आपने 70,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया। जिनको डाउट हो बेटा पूछते रहिएगा। हम क्या करेंगे बेटा, 70,000 रुपीज कैश में ऐड कर देंगे एंड दिस साइड बेटा 70,000 कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब सेकंड कह रहा है बेटा गुड्स 18,000 का आपने परचेज किया है, तो डेट मीन टू से कि 18,000 रुपीज का आपका गुड्स हो गया बेटा माइनस, और बच्चे 18,000 का गुड्स हो गया प्लस। कैश हो गया माइनस और गुड्स हो गया प्लस। ठीक है बच्चे, एनी डाउट? एंड दिस साइड क्या कोई चेंज आएगा बेटा? नहीं, कोई भी चेंज नहीं आएगा बेटा, क्योंकि कैपिटल में तो कोई चेंज ही नहीं आया। सो व्हाट इज द न्यू इक्वेशन? 52,000 प्लस 18,000। ये तो मैं पहले ही डालता हूँ बेटा, चलो इजी हो जाएगा है ना। इज इक्वल टू 70,000 बेटा। अब मैं आपको कह रहा हूं बेटा, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट। हाँ जी बेटा, क्या हो सकता है बेटा इसका ट्रीटमेंट? परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट, कौन बताएगा बेटा, बताओ। सर जी सर हमने लोन पे 10,000 रुपीज लिए हैं, तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर में आ जाएंगे 10,000 रुपीज और स्टॉक बढ़ जाएगी हमारी, हो जाएगी 28,000। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। देखो बच्चे, जब भी आप कोई भी चीज उधार लेते हो, मैंने पहले ही बताया था बेटा, चाहे पैसा उधार लो, चाहे सामान गुड्स उधार लो, चाहे एक्सपेंसेस का उधार कर लो, होगी तो आपकी लायबिलिटी। तो बेटा यहाँ पर एक एक करके देखिए, बहुत अच्छा बताया बेटा आपने। 10,000 का बच्चे गुड्स आया, ये कंफर्म है। तो 10,000 रुपीज इसलिए डेट्स वाई मैं गुड्स में ऐड कर रहा हूँ। गुड्स आया, लेकिन अब की बार बेटा कैश तो नहीं गया, क्योंकि उधार खरीदा है। अब उधार खरीदा है तो बेटा लायबिलिटी में से कौन सी लायबिलिटी, लायबिलिटी के अलग अलग नाम बताए थे ना आपको, लोन, क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जब हम उधार खरीदते हैं बेटा उसको बोलते हैं हम क्रेडिटर। तो इस बार बच्चे आपकी 10,000 रुपीज लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, जबकि कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो दैट इज द न्यू इक्वेशन बेटा, कि आपके पास आज की डेट में 52 का कैश है तो 28,000 की स्टॉक है। टोटल 80,000 की एसेट्स है, जिसमें से 10,000 बच्चे आपके पास लायबिलिटी आज की डेट में, और 70,000 रुपीज की कैपिटल है। ठीक है। अब किसी को समझना है बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? किसी को भी अगर डाउट हो तो लेके चलिएगा प्लीज।
अब फिर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 फ्रॉम आर एंड कंपनी या फ्रॉम मोहन या फ्रॉम सोहन। नाउ व्हाट? अब बच्चे ये बताओ, ये गुड जो खरीदा है कैश में खरीदा है या क्रेडिट पे खरीदा है? कुछ पता लग रहा है बेटा? बताइए बेटा। हाँ जी बेटा, अब क्या सर करेंगे? कैश। कैश। अब ये चीज बेटा अकाउंट्स में ना कुछ हमें अजम्पशंस लेनी पड़ती है। मतलब अकाउंट्स में कुछ जैसे जैसे हर एक के यहाँ बेटा कोई फंक्शन होता है, तो हर एक घर में हर एक फैमिलीज में अपनी अपनी मोरल वैल्यूज अपने अपने बेटा कस्टम्स होते हैं। कहते हैं ना हम लोग, भाई हमारे यहाँ रीति रिवाज ये है। हर एक का होता है बेटा, हर एक का ऑनर करना चाहिए। ऐसे ही बेटा मैं आपको कहूंगा हमें अकाउंट्स के रीति रिवाजों का ऑनर करना चाहिए। अब हमारे अकाउंट्स के कस्टम क्या है बेटा? अकाउंट्स के कस्टम ये है कि जब भी आप कोई भी गुड्स सेल करते हो या परचेज करते हो और आपको ये ना दे रखा हो कैश में खरीदा है क्रेडिट पे खरीदा है, लेकिन किसी पार्टी का नाम दे रखा है, तो बेटा उसको हम क्रेडिट पर मान के चलेंगे। ये कंपलसरी है बेटा। अब ये नहीं कहूंगा मैं आपको, आप कहेंगे सर क्यों मान के चलेंगे? ये कस्टम है बेटा अकाउंट के। क्यों कस्टम है मैं बताता हूँ। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूँ आपको। बेटा आप में से सभी बच्चे घर के लिए कुछ ना कुछ सामान छोटा मोटा लेने जाते होंगे, बटर ब्रेड मिल्क या कभी कुछ या अपने लिए कुछ लेने जाते होंगे शॉपिंग के लिए। आप पिछले 10 दिनों में बेटा कभी भी गए होंगे तो ध्यान दीजिए, आपका क्या कॉन्सेप्ट था बेटा? आपने सामान खरीदा और पैसे दे दिए, डेट्स इट। क्या किसी शॉपकीपर ने बेटा आपका नाम पूछा जब आप कैश में खरीदते हो तो सामान? किसी शॉपकीपर ने बेटा आपका नाम पूछा आज तक? नहीं पूछा ना बेटा। तो बेटा इसका मतलब कैश में खरीदा। लेकिन अगर शॉपकीपर कह रहा है हाँ भाई आप अच्छा 10,000 का माल लेके जा रहे हो, अपना नाम बता दो, तो बेटा अंडरस्टूड होता है कि वो आपका नाम डायरी में लिखना चाह रहा है। इसका मतलब कि आपने क्रेडिट पर माल खरीदा होगा। तो अकाउंट्स में बेटा ये कस्टम होती है कि भाई अगर आपको ये बता दे कि गुड्स खरीदा है फ्रॉम दिस पर्सन और कैश नहीं लिख रखा, या तो स्पेशली बता दे दिस पर्सन से खरीदा कैश में, तो तुम नाम को इग्नोर कर देंगे, चलो भाई दे रखा कैश। पर अगर बेटा सिर्फ यही कर रखो इस पर्सन से खरीदा है, तो बेटा इसको हमेशा क्रेडिट मानना। तो यहां पर भी बच्चे हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग 8,000 रुपीज बेटा स्टॉक पे प्लस करेंगे और फिर 8,000 रुपीज बेटा क्रेडिटर में प्लस करेंगे। ठीक है ना? तो धीरे धीरे बेटा अब देखो इसकी एक रूल शीट बन जाएगी। आज आपको बैच में रूल शीट भेजूंगा एक अकाउंटिंग इक्वेशन की। हालांकि उसकी अभी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे लेकिन कुछ रूल यूज होने शुरू हो जाएंगे बेटा। तो आज हमने क्या सीखा बेटा? कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ऐसी बेटा कैश सेल और क्रेडिट सेल होती है बेटा। ठीक है नहीं? आपको दे रखा होगा गुड्स सोल्ड टू रोहन, तो बेटा नॉर्मल कैश सेल है, तो क्या करते हैं गुड्स में से माइनस और कैश में प्लस। अगर दे रखा होगा गुड्स सोल्ड टू रमन, एक लाइन और समझा रहा हूं बेटा, सिर्फ आपको ऐसे कह दे गुड्स सोल्ड टू रमन ₹500, तो बेटा जी क्रेडिट पर है क्योंकि नाम दे दिया गया है। तो आप यहां पर एक कॉलम खोलेंगे डेटर। आप कहेंगे जी स्टॉक में से 500 कम कर दो और डेटर में 500 बेटा प्लस कर दो, क्योंकि उधार बेचा है, बेचते हैं तो डेटर आता है बेटा। तो जब भी आपको बेटा सेल या परचेज के आगे नाम दे दिया जाए और कैश ना बताया जाए, तो हमेशा वो मान के चलना क्रेडिट पर बेचा या खरीदा गया है। क्रेडिट पर जब जब परचेज करेंगे क्रेडिटर और जब जब सेल करेंगे बेटा डेटर। तो आज थोड़ा थ्योरी का पोर्शन ज्यादा हो गया था, चलिए कोई बात नहीं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हमारा एक तो सेकंड चैप्टर फिनिश होगा, नंबर 1, और उसके बाद बेटा नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट भी स्टार्ट करूंगा। तो पहले ही बता रहा हूँ चैप्टर 1 अपना लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए बेटा। सो नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट द टेस्ट ऑफ चैप्टर 1। तो आज तो अभी थर्सडे हुआ है, मंडे तक का टाइम है बेटा। चैप्टर 1 आप अपना लर्न कीजिए, समझिए, जो डाउट है मैं से डाउट क्लास एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है, वो आप लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू द चैप्टर 2
और कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के बेटा रूल्स हम लोग शुरू करेंगे। प्रॉपर ये चैप्टर कब चलेगा बेटा? जब हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपर बुक से करेंगे एक-एक क्वेश्चन। राइट बेटा? चलिए ओवर कर रहा हूँ बेटा बिफोर ओवर द क्लास कोई डाउट है तो सर बताइए कोई? हाँ जी बेटा बोलिए। सर अगर इसमें होता परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 पर इसमें हमें कोई जैसे नेम अभी दिया हुआ है तो हम सिर्फ इसे परचेज में लेते हैं ना, क्रेडिटर नहीं होता ना इसमें से। बेटा अगर नाम नहीं दिया होता जस्ट लाइक सिर्फ इतना दिया होता परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 दैट्स इट। यस सर, सिर्फ इतना दिया होता तो फिर इसमें हम जब तक लाइबिलिटीज में लिखते हैं या फिर? कैश बेटा, जब तक आपको नेम नहीं दे रखा तो कैश परचेज बेटा। क्योंकि क्रेडिट परचेज के लिए बेटा क्रेडिटर के बारे में बताना तो पड़ेगा ना, कौन है क्रेडिटर। या तो क्रेडिट लिखा होगा या फिर आपको क्रेडिटर का नाम दिया होगा। जब तक कुछ नहीं दे रखा तो कैश परचेज मान के चलेंगे, तो हम कैश में से माइनस करेंगे बेटा। राइट बेटा? यस सर, थैंक यू। और कोई डाउट बेटा? एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बेटा, थोड़ा सा रिवाइज करने में तुम्हें हेल्प हो जाएगी सबको। या चलो मैं इसको डाल देता हूँ ग्रुप में, इस पिक को। फिलहाल इसको मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ बेटा, बाकी कर सकते हैं ओवर बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए गुड बाय।